हेलो एवरीवन। सो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम याओ याओ होता है और ये एक लॉयर है। इस टाइम ये अपने बॉस के साथ एक क्लाइंट के साथ बैठी हुई होती है जहाँ पर वो अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्हें दिखा रही थी। लेकिन जो मिस्टर फेंग होता है वो तो रिपोर्ट्स को देखने में ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं था। वो तो बस चाहता था कि याओ याओ को किसी तरीके से ड्रिंक करवा दी जाए। इवन उसका बॉस भी याओ याओ को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था। वो तो कहता है कि जब तक तुम ड्रिंक नहीं करोगी तब तक हमारे बीच में कोई भी रिलेशनशिप यानी कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप कैसे बन पाएगा। तो वो बुढ़ा भी याओ याओ और उसकी दोस्त टिंग टिंग को बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करवाने की कोशिश करता है। तभी याओ याओ पीछे एक बैठे लड़के की बातें सुन रही थी जहाँ पर एक लेडी उसको बोल रही थी कि तुम 1 घंटे के मैं तुम्हें 20,000 युआन देने के लिए तैयार हूँ। इतने बड़ी अमाउंट सुनकर तो याओ याओ का मुँह ही खुल जाता है। और ये कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन लीड था जिसका नाम शियान हैंग है। शियान हैंग उस लेडी को बोलता है कि मैं कोई भी पर्सनल रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता, मेरा सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप ही मैं रख सकता हूँ। लेकिन वो लेडी उसके साथ काफ़ी ज़्यादा क्लोज होने की कोशिश कर रही थी और ये सब कुछ याया और टिंग टिंग देख रही थी। वो तो ये सोच रहे होते हैं कि क्या वाकई में लड़का इतना हैंडसम है कि लेडी उसे 20,000 युआन पे करने को तैयार हो रही है। अब वो तो वहाँ से चला जाता है लेकिन वो बूढ़ा याओ के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। ये चीज़ याओ को पसंद नहीं आती। वो तुरंत खड़ी होकर बोल देती है कि मैं एक लॉयर हूँ और मैं सिर्फ प्रोफेशनल सर्विस ही दे सकती हूँ। आप जो करना चाहते हैं मेरे साथ मैं वो नहीं करना चाहती। और आप भी बॉस किस तरह के इंसान हैं जो मुझे प्रोटेक्ट भी नहीं कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय को। वो उसी वक्त अपनी जॉब से रिज़ाइन कर देती है। बाहर जाकर टिंग टिंग और याओ भी इसी बारे में डिस्कस कर रहे थे। तभी याओ की नज़र शियान हैंग पर पड़ती है जो कि काफ़ी ज़्यादा रिच था, क्योंकि उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी देखकर वो समझ जाती है कि ये काफ़ी ज़्यादा रिच है और उसे गलतफहमी हो जाती है कि शायद वो उस तरीके का काम करता है। याओ के साथ टिंग टिंग में जॉब से रिज़ाइन कर देती है। कुछ दिनों बाद जब याओ टिंग टिंग को कॉल करके बताती है कि उसे जनहांग लॉ फर्म में जॉब मिल गई है, उसके बॉस की सेक्रेटरी वो बनने वाली है। और तभी उसकी नज़र पड़ती है शियान हैंग पर और वो भी उसी बिल्डिंग में आया था। उसे देखकर वो तो समझ जाती है कि वही लड़का है जिसे मैंने उस दिन बार में देखा था। उस बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं थी तो याओ को अपना सूटकेस खुद ही उठाकर ले जाना पड़ रहा था। तभी वो देखती है कि शियान हैंग भी इसी तरफ आ रहा है तो वो समझ जाती है कि वो भी इसी बिल्डिंग में रहने वाला है। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि जिस फ्लोर में जिस रूम में वो रहने वाली है वो उसी रूम में रहने के लिए आया है। जब वो ये देखती है तुरंत ही याओ गेट के सामने खड़ी हो जाती है। वह कहती है कि आप शायद गलत जगह पर आ गए हो, ये रूम मेरा है। और वो अपनी की से उस रूम को खोल कर भी दिखाती है कि देखिए आपको कुछ गलतफहमी हुई है, हम शायद सेम बिल्डिंग में रहते होंगे लेकिन ये रूम मेरा है, इसे मैंने रेंट पर लिया है। लेकिन तभी शियान हैंग के पास भी जो की थी वो उससे भी उस रूम को खोलकर दिखा देता है। तो वो याओ को साफ साफ बोल देता है कि मैं यहाँ पर रहूँगा, तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन याओ कहाँ मानने वाली थी, चूँकि वो लॉयर थी तो वो उससे पूछती है कि जिसने पहले रजिस्टर किया होगा वही इस रूम में स्टे करेगा। और जब दोनों ही अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाते हैं तो दोनों ने ही सेम टाइम पर रूम रजिस्टर किया था, वो भी डुअल रेंटिंग पर। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिसके साथ उन्हें रूम शेयर करना है वो उनके अपोजिट जेंडर का है। याओ ज़बरदस्ती रूम के अंदर खुल जाती है और डोर को लॉक कर देती है। लेकिन शियान हैंग के पास तो पहले से ही कीज़ थी। याओ जब अंदर से रूम को देख रही होती है तो उसे घर काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। इतने में शियान हैंग भी घर के अंदर घुस चुका था। वो उससे कहती है कि तुम मेरी परमिशन के बिना मेरे घर में कैसे एंटर हो सकते हो। उसी के सामने ही शियान हैंग लैंडलॉर्ड को कॉल करता है और वो उससे घर खरीदने की ज़िद कर रहा था कि मैं इस घर को खरीद लूँगा। ये देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। याओ तुरंत ही लैंडलॉर्ड को बुला लेती है। अब चूँकि लैंडलॉर्ड को इतने ज़्यादा पैसे मिल रहे थे तो वो घर बेचने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन याओ बताती है कि तुम जनहांग लॉ फर्म को जानते हो, उसका मालिक जो शियान हैंग है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करता है, इवन मैं उसके लिए काम भी करती हूँ। अब ये बात सुनकर तो शियान हैंग सोच रहा था कि मैं कब इसे पसंद करता हूँ, क्योंकि उसे अभी तक ये नहीं पता था कि जिसके अंदर वो काम करने वाली है, जिसकी लॉ फर्म है, वो कोई और नहीं बल्कि शियान हैंग जो उसके सामने बैठा हुआ है वही शख्स है। याओ लैंडलॉर्ड को इतना ज़्यादा डरा देती है कि अगर आपने मुझे घर से निकालने की कोशिश करी तो मेरा बॉयफ्रेंड आपको छोड़ेगा नहीं, हम आपसे कोर्ट के ही चक्कर कटवाते रहेंगे। अब इस बात से घबरा कर लैंडलॉर्ड कहता है कि आप दोनों ही एडजस्टमेंट कर लीजिए, आप दोनों ही रूम शेयर कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और क्या पता आपके फेट में यही हो।
अब लैंडलॉर्ड बात को उन दोनों पर ही छोड़कर चला जाता है। लैंडलॉर्ड के जाने के बाद शान हेंग याओ से कहता है कि मैं तुम्हें 3 महीने का रेंट पे करने के लिए तैयार हूँ, इसके बदले तुम मुझे 3 दिन यहाँ पर स्टे करने दो। मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, 3 दिन बाद यहाँ से चला जाऊँगा। याओ सोचती है कि सिर्फ 3 दिन की ही बात है और ऊपर से ये मुझे 3 महीने का रेंट पे करने के लिए तैयार हो गया है, तो ये डील को इतनी बुरी नहीं है, और वो उससे पैसे ले लेती है। शान हेंग जब बालकनी में बैठा हुआ था तभी याओ उसके पास आती है और उससे कहती है कि देखो, मैं एग्री तो हो गई हूँ, लेकिन हमें कुछ बातें पहले ही क्लियर कर लेनी चाहिए। वो उससे कहती है कि तुम बिना मेरी परमिशन के यहाँ पर किसी को भी नहीं लेकर आओगे, और जो काम तुम करते हो, जो सर्विस तुम देते हो लोगों को, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। देखो, तुम इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट भी हो, तो तुम्हें इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। तो शान हेंग समझ गया था कि यह मुझे कुछ गलत ही समझ रही है। वो उसे एडवाइस करती है कि मैं जानती हूँ कि तुम अपने लुक्स के बेसिस पर पैसे कमाते हो, लेकिन वो कोई इतनी अच्छी बात भी नहीं है। अब ये सुनकर शान हेंग उसे डेथ लुक देता है, जिसकी वजह से याया घबराकर वहाँ से चली जाती है कि इससे अभी मुझे बात नहीं करनी चाहिए। शान हेंग अपने रूम में जब जाता है तब याया फिर से आ जाती है चेक करने के लिए कि आखिर वो ऐसा कर क्या रहा है। अब उसका रूम काफ़ी ज़्यादा डरावना सा लग रहा था। उसके रूम में ऐसी चीज़ें रखी थी जैसे कोई ब्लैक मैजिक वो कर रहा हो। अब ये सारी चीज़ें देखकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। याया सोचती है कि शायद ये कहीं ब्लैक मैजिक करके मुझे ईवल स्पिरिट को फीड तो नहीं करने वाला। तभी शान हेंग उसे देख लेता है। अभी वो अचानक से उसने देखा तो इससे घबरा कर यह अपने रूम में चली जाती है और उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लग जाते हैं। वो सोचती है कि मुझे इसे पैसे वापस कर देने चाहिए, और वो जब उसके रूम में जाती है तभी वो देखती है कि अंदर से किसी लेडी की आवाज़ आ रही है। वो समझ जाती है कि किसी से बात कर रहा है और कितना ज़्यादा प्रोफेशनल है, क्योंकि अंदर शान हेंग उसी लेडी से बात कर रहा था जिससे वो बार में मिला था। अब उसकी बातों से उसे ऐसी गलतफहमी हो जाती है फिर से कि शायद फिर से किसी लेडी पे ही इंटरेस्ट दिखा रहा है। लेकिन याया को सबसे ज़्यादा हैरान ये करता है कि शान हेंग को काफ़ी सारी लॉस के बारे में मालूम है। लेकिन तभी शान हेंग अपने रूम का दरवाज़ा खोल लेता है, जिससे याया एकदम से घबरा जाती है। वो उसे कहती है कि मैंने अभी तुम्हारी बातें सुनी है, अब मैंने तुम्हारी बातों से ये पता चला है कि तुम्हें लॉ के बारे में काफ़ी कुछ पता है, तो तुम्हें लॉ की स्टडी करनी चाहिए। तुम इतना ज़्यादा हैंडसम हो तो तुम्हें जॉब भी कहीं ना कहीं पर मिल ही जाएगी। लेकिन शान हेंग को इन सारी बातों सुनने में बिल्कुल भी कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो उसे पूछता है कि आखिर तुम क्या करने के लिए आई हो। तभी वो कहती है कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, तुम पैसे मुझसे वापस ले लो और यहाँ से चले जाओ। लेकिन शान हेंग से कहता है कि हम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, और तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट अगर तोड़ती हो तो उसकी पेनल्टी भी तुम्हें देनी होगी। अब इस बात से घबरा कर याया को उसकी बात माननी पड़ती है। उसके जाने के बाद शान हेंग अपने फ्रेंड वूजुन से बात कर रहा था। वूजुन उसकी की लॉ फर्म में उसका पार्टनर भी था। वो उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक असिस्टेंट भी हायर करी है, जिसके बारे में शान हेंग को पहले ही पता चल चुका था याया की बातों से। इवन हमें वूजुन की बातों से ये भी पता चलता है कि शान हेंग को इंसोमेनिया है, उसे नींद ना आने की बीमारी है। वो उसे सजेस्ट करता है कि तुम 1-2 दिन वहाँ पर स्टे करके देखो, और वहाँ का माहौल, इसीलिए मैंने रूम का ऐसा रखा है डेकोरेशन, ताकि तुम्हें नींद इजीली आ जाए। ये मेरा आइडिया है, तुम एक बार अपना कर तो देखो। तो शान हेंग भी उसकी बात को मान लेता है। शान हेंग जब सोने की कोशिश करता है कि तभी हम देखते हैं कि याओ सफाई कर रही थी। इवन सफाई करते वक्त वो गाना भी गा रही थी। वो इतनी ज़्यादा आवाज़ करती है और गाना भी गाई जा रही थी, जिसकी आवाज़ शान हेंग तक भी पहुंच रही थी, और सरप्राइजिंगली उसकी आवाज़ सुनकर शान हेंग को नींद भी आ जाती है। जब सुबह उसकी आँख खुलती है तब वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज था ये देखकर कि वाकई में मुझे नींद आ गई, कि ये वूजुन के आइडिया की वजह से हुआ है। उसका आइडिया तो वाकई में वर्क कर रहा है। आज वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फील कर रहा था। अब जैसे वो रूम के बाहर आता है तब वो देखता है कि याओ ने पूरे घर को 2 हिस्सों में बांट दिया है। हर चीज़ को 2 चीज़ों में डिवाइड कर दिया है कि एक हिस्सा उसका होगा और एक मेरा। उसकी चाइल्डिश हरकतें देखकर वो सोच रहा था कि क्या वाकई में ये मेरी असिस्टेंट है। वही याओ जुनहांग लॉ फर्म में पहुंच चुकी थी, जहां पे उस फर्म के 5 पार्टनर्स की फ़ोटो फ्रेम टंगी हुई थी, लेकिन शान हेंग की फ़ोटो फ्रेम नहीं थी। इस वजह से याओ अभी भी अपने बॉस को नहीं देख पाई थी। लेकिन सभी लोग जब ये देखते हैं कि याओ किसी और की नहीं बल्कि शान हेंग के सेक्रेटरी के तौर पर असिस्ट की गई है, तो वो सभी लोग उसकी ये देख रहे होते हैं कि ये भी जल्दी भाग जाएगी, क्योंकि उससे पहले 13 असिस्टेंट को शान हेंग ने किसी न किसी रीज़न से निकाल दिया था। ये बात याओ को उसके कलीग्स बता देते हैं। इससे वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है कि उसके बॉस क्या वाकई में इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। इतने में ही वहाँ पर यानतिंग भी आ जाती है, जो उसे कहती है कि क्यों तुम इसे इतना ज़्यादा डरा रहे हो।
वो इतने भी ज़्यादा बुरे नहीं हैं जितना तुम समझते हो। लेकिन उसके बाद में तानिंग उसे बताती है कि मुझे यहाँ पर सभी लोगों पर नज़र रखने के लिए अपॉइंट कर रखा है कि मैं देख सकूँ कि ये बॉस के बारे में आखिर बात क्या करते हैं। लेकिन फिर खुद ही यायो को कहती है कि मुझे तो ये सोचकर खुशी होनी चाहिए कि तुम्हें असिस्टेंट के तौर पर हायर कर लिया गया है, लेकिन मैं दुखी भी हूँ कि पता नहीं शायद कितनी देर के लिए तुमने चूज़ किया गया है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है वो बाकी असिस्टेंट की तरह तुम्हें भी निकाल देंगे। फिर उसके बाद बाकी कलीग्स उसे दिखाते हैं कि उसका बॉस कितना ज़्यादा ऑसम है और कितना ज़्यादा हॉरिबल भी, क्योंकि उसके पास इतने ज़्यादा सर्टिफिकेट्स तो थे, क्योंकि वो इतना अच्छा लॉयर जो था। उसके बाद वो दिखाते हैं कि ज़रा इधर तो देखो, यानी कि जो केसेस शियान हैंग ने जीते थे उनके उसे काफ़ी ज़्यादा क्रिमिनल थ्रेट भी मिले थे। इससे यायो इतना तो समझ जाती है कि उसके बॉस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और काफ़ी अच्छे लॉयर हैं। इतने में ही वहाँ पर शियान हैंग की एंट्री हो जाती है और शियान हैंग को जब दोनों बॉस कहकर बुलाते हैं कि तभी यायो समझ जाती है कि कोई और नहीं बल्कि ये उसी का ही बॉस है जिसके असिस्टेंट के तौर पर उसे हायर किया गया है। वो तो मन ही मन सोच रही होती है कि अब तो मैं गई। याओ जब कहती है कि मैं इन्हें नहीं जानती, कि तभी शियान हैंग कहता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि तुम मुझे नहीं जानती, हम दोनों एक ही साथ तो घर शेयर करते हैं। शियान हैंग उन दोनों को काम देकर वहाँ से भेज देता है और याओ को अपने ऑफिस में आने के लिए कहता है। याओ तो सोचती है कि उसका गेम तो पहले ही ओवर हो चुका है। शियान हैंग उससे कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर मेरी असिस्टेंट के तौर पर हायर किया गया है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच में किसी भी तरह का कोई पर्सनल रिलेशनशिप रहे। मुझसे पहले भी तेरा असिस्टेंट यहाँ पर आई थी और वो भी मेरे चार्म को देखकर मुझ पर फिदा हो गई थी और मैं नहीं चाहता कि ऐसा तुम्हारे साथ भी हो, तो मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर रहा हूँ। ये सारी बातें सुनकर यायो को तो हंसी आ रही थी। वो उससे कहती है कि आप फिक्र मत करिए, मैं बिल्कुल प्रोफेशनली ट्रीट करूँगी आपको। उसके बाद शियान हैंग उससे पूछता है कि वैसे तुम किस तरह की सर्विस की बात कर रही थी उस दिन। तो यायो उसे बताती है कि मैंने आपको बार में उस दिन एक लेडी के साथ देखा था जो आपके काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो रही थी, इवन वो आपको घंटे के पैसे भी दे रही थी, तो मुझे गलतफहमी हो गई थी। तभी शियान हैंग उसे बताता है कि वो लेडी कोई और नहीं बल्कि मेरी मदर थी। अब ये बात सुनकर तो यायो को शौक लगता है। और इसी के साथ हमारे इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पर ही ख़त्म होता है। गाइस, जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा।